बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान करना मकसूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते थे तो आप अपने दाएं हाथ को अपने रुखसार के नीचे रखकर दाएं पहलू पे सोया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ लिया करते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते थे तो आप फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो आज के बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सुन्नत पे अमल करना, सोने से पहले भी दुआ पढ़ के सोना और जब सो के उठा करो तब भी दुआ पढ़ के उठना, ताकि आपका सोना और उठना भी इबादत में लिखा जाए। और ये दुआ हर नमाज की किताब के अंदर आपको दुआ की किताब में मिल जाएगी। आज ही से इस सुन्नत पे अमल करने का एहतमाम करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। नेपरा ने कराची वालों के लिए जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक माह के लिए बिजली ₹2.90 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, NCOC ने पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस 100% शायकीन के साथ देखने की इजाज़त दे दी। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि कराची में रात गए जो दूध की कीमत है उसमें ₹10 फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। और अभी हमने देखा कि कल बिजली, पेट्रोल और जो डीज़ल है उसकी कीमत में कमी वाक़या हुई, लेकिन दूध जो है वो उसको बढ़ा दिया गया। डेयरी फार्मर्स की बात की जाए तो वो अपनी मनमानी रेट पर जो है वो दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। पहले की अगर बात की जाए तो जो सरकारी नर्क है उस पहले ही ₹20 ज़्यादा में जो दूध फ़रोख्त हो रहा था, वो दूध जो पहले ही ₹20 ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा था, अब ₹10 उस पर मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। और अब जो दूध की नई कीमत है वो कहा जा रहा है कि ₹150 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं महमूद रियाज साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है महमूद साहब, ये सुबह सुबह खबर आई है कि रात गए ₹10 फ़ी लीटर ऐसे फैसले रातों में होते हैं, रातों रात ही जब अब रातों रात जो है वो जेबों पे डाका डालने की तैयारी की जाती है। चूंकि रात को ऐसा लगता है कि हुकूमत नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, बेलगाम घोड़ा हो गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जितने जब दिल चाहता है, जितने पैसे चाहता है, 2.5-3 करोड़ लीटर की यौमिया कंजम्पशन है शहर के अंदर। 10-10, ₹20 बढ़ा देना, आप ये देखें कि कितना अरब रुपया जो है वो इजाफी लोगों की जेबों से निकल कर इनकी जेबों में चला जाता है। हुकूमत की वजह से और नाअहल इंतजामिया की वजह से आवाम पिस रही है। कहीं पर पेट्रोल कम किया तो दूध ₹30 बढ़ा दिया। अब दूध तो पेट्रोल से भी ज्यादा है, हर घर की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इनको कोई रोक टोक नहीं है। कमिश्नर कराची, कस्टोडियन, एडमिनिस्ट्रेटर सारे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ₹120 आपने निर्ख मुकर्रर किए हुए। सरकारी फायदा क्या जब उस पर आप बिकवा नहीं सकते? जब आप एक चीज उस पर बिकवा नहीं सकते और दुनिया का प्रोपेगेंडा इनके पास होगा। अभी आप इनको फोन लाइन पे ले लीजिए, आप इनसे बातें कर लीजिए, ये आपको ऐसे बताएंगे जैसे ₹150 में भी बेचकर हमारी 7 नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। इनको तो ₹200 पड़ता है,
और ये 50 रुपए नुकसान पे बेच रहे हैं। ये बताएंगे जैसे पता नहीं कौन से टीके इंपोर्टेड लगाते हैं, और इतनी मोहब्बत के साथ उन भैंसों को रखा जाता है कि लोग शायद अपनी औलाद को भी नहीं रखते होंगे जिस तरह ये पालते हैं। सही, बिल्कुल सही लेकिन कहा आपने। आप ये एक बार देखें, महमूद साहब, ये अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जाने से किसी को भी ले लेंगे तो उनका यही होगा, लाइव स्टॉक इतना महंगा है, जो चारा है वो इतना महंगा है, हम तो वैसे ही मुश्किलात में, हमें तो कॉस्ट हमारी कवर नहीं हो रही, हम उस पर अभी भी बेच रहे हैं। लेकिन जब पिछले साल 8 दिसंबर को जो ये सरकारी नर्ख मुकर्रर किए गए थे कमिश्नर कराची की जानिब से, तो इनकी मशावरत के साथ ही किए गए थे ना? एक ग्रुप तो इनमें भी ग्रुप है ना। अच्छा, कमिश्नर कराची उस ग्रुप को बुलाते हैं जिसकी सही नहीं है, जिसके पीछे लोग नहीं है, उनके साथ बातचीत करके मीडिया को बुला के चाय पेस्ट्री खिलाते हैं। अच्छा। और बोलते हैं गुड बाय, बहुत अच्छी खबर है, 120 रुपए में दूध बिकेगा। बिकवाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है, अनाउंस करना जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत के रेट जो है वो हुकूमती इदारे ही जो है वो करेंगे ना, वही मतलब जवाब नहीं कर सकते तो फिर इस डिसीजन का। और है क्या कि कहीं 150 बिक रहा है, कुछ पौष इलाके जो है वहां पे 160 भी बिक रहा है, और उसके बाद फिर जो पैक दूध है वो उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। वो तो पहले ही 160 था, उसमें तो पहले ही 20 रुपए का डिफरेंस था। जब ये आम खुला दूध 140 बिक रहा था, वो 160 बिक रहा था। अब उसमें मजीद महंगाई होगी। कंज्यूमर एसोसिएशन, तो ये इन्होंने फैसला कर लिया है आज, तो अब ये इसमें फरोख्त होगा या फरोख्त हो रहा है? अच्छा, फरोख्त हो रहा है। कीमत इन्होंने बढ़ा दी। ये तो सिर्फ एक है। अब आप देखें कि दूध भी तो हर जगह डलता है ना। आप डबर रोटी लेने जाएंगे, आप मिठाई लेने जाएंगे, अभी दही जो 210 रुपए मिल रहा था, 20 रुपए बढ़ा है यहाँ पे दही। दूध बढ़ा है, दही बढ़ा देंगे 50 रुपए, 250 रुपए कम किलो से आपको दही नहीं मिलेगा। लस्सी का एक गिलास जो 70-80 रुपए था वो 100 क्रॉस कर गया। पूछना चाह रही थी, ये जो दूध बढ़ गया है तो अब ये इसी पर ही मिलेगा या हुकूमत इस पे कोई ऑपरेशन करेगी? क्योंकि ये तो अब इनकी वो चल रही है ना, मतलब ये मर्ज बहुत नाजुक है, ऑपरेशन इसका हो नहीं सकता। मरीज मर ना जाए कहीं। ऑपरेशन के लिए भी कहते हैं ना डॉक्टर अब कि अब इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, तो इन्होंने हालात वहां तक पहुंचा दिए। लेकिन हुकूमत तो लॉन्ग मार्च के लिए निकली भी है ना? बिल्कुल निकली भी है। फेडरल हुकूमत के जो वफाकी हुकूमत पीटीआई हुकूमत के खिलाफ जो है जिस तरीके से महंगाई का तूफान आया है, तो सिंध के अंदर से भी काफिले गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जो कि सिंध चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में और तमाम पीपल्स पार्टी के जो लोग भी हैं वो रवा दवा इस्लामाबाद की तरफ वो यकीनन सियासी तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो उसका हिस्सा है इसलिए कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम क्या करें, अवाम को कहीं से तो रिलीफ मिले। तो महमूद साहब, आपको नहीं लगता कि अपना जो सूबा है, जो आपका अपना शहर है, वहाँ पर वो अपनी जो एक सरकारी नर्ख है, जो रेट लिस्ट मुकर्रर होती है, उस पे वो कीमतें, ये माफियाज हैं। तो इन माफियाज माफियाज की जो रूट्स होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में भी होती हैं, अफसरान में भी होती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको पीछे से बैक कर रही होती हैं। अल्टीमेटली ये होता है। अब आप ये देखें कि पेट्रोल में 2 रुपए इजाफा होता था, ये बढ़ा देते थे। अब हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल कम किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने साफ कह दिया हम किराया कम नहीं करेंगे। भाई क्यों कम नहीं करेंगे? जब 2 रुपए आपका पेट्रोल बढ़ता है तो आप 5 रुपए फी किलोमीटर किराया बढ़ा देते हैं। अब 10 रुपए कम हुआ है, आप पड़े में नहीं। अच्छा, पेट्रोल बढ़ता है तो कहते हैं हम तो सीएनजी पे चलाते हैं। सीएनजी वैसे नापैद है। जब सीएनजी के उसके ऊपर एक्शन लेती है हुकूमत के सिलेंडर आपके सही नहीं, ये नहीं, एलपीजी के सिलेंडर नहीं है, तो कहते हैं हम तो जी पेट्रोल पे चला रहे हैं, पेट्रोल महंगा पड़ता है। इस सारे चक्कर के अंदर पिस रही है सिर्फ अवाम, और अवाम की सहूलत और अवाम के मफाद के लिए जो हैं शहरी इंतजामिया, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, ये पूरा एक निज़ाम था कि जो गिरां फरोशी होती है, लोग छापे मारते थे। इस शहर में भी मारे जाते थे छापे, ऐसी बात नहीं है। कानून तो सब जगह मौजूद है। तो अभी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, क्यों कोई ऑपरेशन हम नहीं देखते? प्राइस नहीं, बस बातचीत के जरिए जो है अब ये तो हो उनसे जब जिसका दिल चाहता है बढ़ा देते हैं। अभी तक तो कोई कमिश्नर कराची और उनकी तरफ से सामने नहीं आया कि जो इजाफा किया गया इसको वापस लिया जाए, या आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मेरा सवाल वही तो है महमूद साहब आपसे कि ये जो लॉन्ग मार्च निकले हुए हैं, ये कमिश्नर कराची, असिस्टेंट कमिश्नर, ये तो इनके अंडर आते हैं ना सूबाई हुकूमत के। पहले इस पे तो अपने कहते हैं ना घर को तो ठीक कर लो, फिर बाहर जाके आप आवाज़ उठाएं, तो आपका घर ही में हर अब ज़ाहिर बात है यहाँ जो सिस्टम है, कमिश्नर तो यही मौजूद है ना, उसको तो वो एक सरकारी वो है ना, उसको तो खुद काम करना है ना। पार्टी किसी भी पार्टी से बालातर होके वो तो आवाम के लिए है ना।
हाँ, लेकिन आप अगर एक काम इदारा सही नहीं करा तो हुकूमत ही उसकी जिम्मेदार होती है ना। हाँ। स्टेट की जिम्मेदारी होती है, तभी तो अभी भारत ये तो काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब कमिश्नर और तमाम उसको चाहिए कि यहाँ पर एक्शन लें और हुकूमत को रिलीफ दिलाएं इसके ऊपर। अच्छा, अब ये जो दूध महंगा हो गया है तो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आगे महंगी होंगी। जो मैंने आपको बताया हर चीज़ महंगी होगी। दूध भी आप देखें, डबल रोटी के अंदर भी वो कहते हैं जी दूध डलता है, मिठाई, कन्फेक्शनरी, केक, और दूध की कितनी प्रोडक्ट हैं। लस्सी का गिलास जो 70-80 रुपए था वो 100 से क्रॉस कर जाएगा। दूध की कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपके हर जगह पर होता है। मैंने कहा ना कि 2-2.5 करोड़ लीटर जो है वो उसकी कंजम्पशन है शहर के अंदर। इतना महंगा दूध होने का, अच्छा इस्तेमाल तो फिर भी होगा, लोग भी तो उसका बाइकाट कर नहीं सकते। बच्चों को भी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए चाहिए, लेकिन ये कि आप इसको मरबूत निज़ाम इसका लगाएं, इनकी सख्ती करें कि कितना इनका आता है। एक आपने बिल्कुल ही ओपनली इनको छोड़ा हुआ है कि जब चाहे जितना चाहे इजाफा कर लें, और कहीं तो पर अगर अभी शहरी, जैसे आपने कहा बच्चों की ग़िज़ा है दूध और बाइकआउट कर नहीं सकते, लेकिन एहतजाज अगर करते हैं शहरी तो इसको कुछ हो सकता है। एहतजाज क्या करेंगे? मसला ये है कि मीडिया भी दिखाएगा। हाँ। मीडिया भी अभी सब जगह जाएगा कि जी ये दिखा दे, देखे दूध महंगा, और हम दिखा सकते हैं ना। मसला ये कि अब लोग भी अब समझते हैं कि जो मीडिया है ना वो सब कुछ करेगा, वो मसले की किसी की निशानदेही भी करेगा, वो उनको पकड़ेगा भी और उनको सजा भी देगा। मतलब हमसे इंतजामिया के, मुकन्नना के, अदलिया के सारे काम वो समझते हैं कि मीडिया करे। लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ना, इसी वजह से कि वो, अच्छा फिर मीडिया इजी एक्सेस है, लोग आवाम जाते हैं। अब आप दूध की दुकान पर कोई जाएगा और लोगों के हालात मालूम करने के लिए जैसे ही माइक निकालेगा तो सारी बातें सुन के वो आ जाएगा। वहाँ लोगों का बातें जो होंगी वो सब मीडिया सुनेगा कि आप कुछ नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे जी कुछ कहना सुनना बेकार है। हम उनसे यही कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ जो है इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। आप एहतजाज का सिलसिला जारी रखें, अपने तौर पर उसको कहें, मीडिया आपके साथ है, मीडिया चीज़ों को दिखाता भी है तो यकीनन इससे फ़र्क भी पड़ता है। लेकिन क्या है कि कोई कंज्यूमर एसोसिएशन इतनी फाल नहीं है। कराची के अंदर जो कंज्यूमर बने, दुनिया भर में कंज्यूमर एसोसिएशन जो होती हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं, वो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। लेकिन यहाँ नज़र ही नहीं आते, बस वो टीवी पे आने के लिए कुछ लोग हैं कि वो जब उनको देखो वो आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। 3 दिन के लिए तो आप मतलब 3 दिन के लिए तो आप कहें कि बाइकाट कर दें, आप कोई शहरी दूध इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक इस कीमत पे नहीं। क्या करेंगे? फेंकना पड़ेगा शाम में इनको भैंसों के बाड़ों में। फिर यही जो बस डेयरी जब आप, होता क्या है कि लोग, ज्यादा लोगों के भी तो आ ही रहा है कहीं से कि जून ही रेंगती 160 के, वो 260 भी खरीदने के लिए कुछ लोग ऐसे तैयार हैं। तो अजीब सा एक आलम है कि जिसके अंदर जो बेचारा बिल्कुल गरीब है वो पिसता जा रहा है उससे सबसे। लेकिन ये कि हालात बेहतर नहीं हो रहे और महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है जो हमारी शहरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, कि वो जो सरकारी नर मुकर्रर किए जाते हैं उस पर ही चीज़ें फ़रोख्त हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं, और इसकी जो महंगाई की चक्की है उसमें आवाम मुसलसल पिसती जा रही है। खैर चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। वो भी कोई अच्छी खबर नहीं है, कराची वालों के लिए एक बुरी ही खबर इसको कह सकते हैं। नेपरा ने जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए ₹2.90 फ़ी यूनिट जो बिजली है उसको महंगी करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। इससे पहले महमूद साहब कहा जा रहा था कि यही जनवरी की जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसमें कमी की गई थी और मार्च के महीने में ये फ़ायदा होने वाला था। ये महंगी कैसे हो गई? मतलब आप ये देखें कि फ्यूल एडजस्टमेंट में 1 महीने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि खून निचोड़ लेती हैं सार्फिन का, वो अपना नुकसान 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका जी ₹2.90 यूनिट में इजाफा दे दे 1 महीने के लिए। अब कितने लाखों यूनिट जो हैं वो करोड़ों अरबों रुपया अपनी 1 महीने जेब में चला जाएगा। एक कंपनी है वो अपने सार्फ को बिजली दे रही है, अगर कुछ अरसा उसे किसी मद में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है तो वो बेयर करती है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। 1 महीने के लिए हमें दे दें ₹2.90 जो है हम इनकी जेबों से निकाल कर इनका खून निचोड़कर। ये के इलेक्ट्रिक है, उन हुकाम का कहना है कि हमने जो है बिजली महंगी कौमी ग्रिड से जो है महंगी खरीदी, इस वजह से ये एडजस्टमेंट। जब सस्ती मिल रही थी हमें महंगी दे रहे थे, तब हमें रिलीफ दिया, तब भी रिलीफ नहीं दिया हमें। उस टाइम हमें रिलीफ दे देते ना जब कीमतें कम होती। कीमत किसी भी चीज की नीचे नहीं आती ना। जैसे मैंने अभी बताया कि पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया ने कह दिया कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, किराए कम। तो इनका भी ये है कि मतलब आप अगर लोग बड़ी परेशानी का शिकार है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने महंगे,
और गैस का बिल हो या बिजली का बिल हो, दोनों तरफ से आवाम को कहीं से भी वो नहीं है। तो ये बिल्कुल के इलेक्ट्रिक को, नेपरा को देखना चाहिए था कि कराची वालों के लिए ये इस किस्म की मंजूरी ना देते तो 2 रुपये 90 पैसे तकरीबन 3 रुपये यूनिट एक साथ आ जाना। मतलब अगर किसी के 100 यूनिट भी आए तो उसका 900 रुपये का 100 यूनिट पे भी 300 रुपये बड़ा, प्लस उसके ऊपर टैक्सेस वैक्सेस लग के तो ये रकम जो है वो 500-700 रुपये पहुंच जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कौम से ख़िताब किया उसमें बिजली सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया, डीज़ल, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप कह रहे हैं कि दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें नहीं आएगा। हर चीज़ जैसे पेट्रोल ज़्यादा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब कमी होती है तो हम कभी भी नहीं देखते उसका अफेक्ट आएगा। फिर वही बात आ गई। देखिए बहस यही तो है, एक तरफ तो आप इससे भी महंगा करने जा रहे थे पेट्रोल और लोगों से कह रहे थे कि लोगों को, आवाम को कुछ सख्त फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए, आवाम के लिए ये होगा वो होगा। फिर जैसे ही मार्च अभी सिंध में ही था, 2 शहरों में गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन की तरफ से हुआ, तो आपने 10 रुपए पेट्रोल और कह दिया अगले बजट तक जो है ये बजट तक जो है पेट्रोल आप इसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। 5 रुपए आपने बिजली का यूनिट भी कम कर दिया। तो अब आपने कहाँ से किया? अब भी तो आप सब्सिडी देंगे, अब भी तो आप सब्सिडी देंगे। और हमारे यहाँ तो मिजाज ये है कि वो रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है जी, महंगाई बढ़ गई, वजीर भी कह रहे हैं अबे भाई क्या आलू डायरेक्ट यूक्रेन से आ रहा है? मतलब इनसे पूछें, ऑयल प्राइसेस तो चलें सिर्फ समझ में आती हैं वो भी, लेकिन आम हालात में कहना, आपके वफाकी वजीर आके कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से जो महंगाई का एक तूफान आ गया कि फौरी तौर पर आलू टमाटर महंगे हो गए। मतलब ये दूध जो 20 रुपए बढ़ा दिए यूक्रेन की वजह से बढ़ा दिए? नहीं, ये तो यूक्रेन की वजह से। बात ये कि आपका मुल्क जो था वो गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करता था। अब वजीर आजम बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने इतने लाख टन गंदम इंपोर्ट की है। आप तो गंदम यहाँ से बेचते थे, आपका किसान परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रही, उनको बीज नहीं मिल रहा। अच्छा, वही कि हम कह रहे थे कि हम गंदम जो है यूजली यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगी हो जाए, चलो ठीक है, लेकिन फिर सवाल यही है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, आपकी मेन जो क्रॉप है वो गंदम है, कपास है, चावल है, तो फिर ज़राअत के शोबे में क्यों नहीं इन्वेस्ट की जाए? पॉलिसीज नहीं है, ज़रूरत होती है हमें पॉलिसीज नहीं है, यही तो कहना है। आपके पूरे किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? फर्टिलाइजर, डीपीए, उनके बीज महंगे हैं, वो ट्रैक्टरों पर लेके निकले हुए। पंजाब में इधर या सिंध में अंदरून हर जगह महंगा है। पेस्टिसाइड आपका महंगा है, जिसके ऊपर जरासीम कुछ है। आपकी औसत जो काश्त है, जो ईल्ड होती है, पैदावार होती है, वो कम हो चुकी है। मतलब आज से 5-7 साल पहले आप देखिए कि पाकिस्तान गंदम भेजता था बाहर। तो हम अपनी यही सवाल कर रही हूँ ना मैं, उसे लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर इंतजामात नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, उनको सहूलतें नहीं दे रहे। आप तो मतलब 3.5 साल तो आपने गुजार दिए कि पिछलों ने ये किया, अगले ये करेंगे, पिछलों ने ये किया, लेकिन आपने गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं किया ना, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, कोई एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया। इंडिविजुअल कैपेसिटीज के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटी काम कर रही है, लेकिन एक होता है कि पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, सेंसस है, इसके बाद ये एक आपकी फिर स्मगलिंग, पाकिस्तान से गंदम जो है वो बड़ी तादाद के अंदर अफगानिस्तान में तो गंदम नहीं होती, और अफगानिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे गंदम खाने वाला मुल्क है। वहां पर चावल नहीं खाया जाता ज्यादा। गंदम कहाँ से जाती है? गंदम यहीं से, हमारे यहाँ से। आपके उन तमाम चीजों को देखने के बाद कितनी कंजम्पशन है, आपकी पैदावार कितनी होगी, फसलें कितनी होंगी? पैदावार आपकी नहीं है, किसान आपका खुश नहीं है, चीजें महंगी है। ठीक है, सही। अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताएं, बात करेंगे कराची की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो कुछ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और 2 दिन में अगर हम देखें शहर भर में पुलिस पर जो हमलों का ख़तरा है वो भी बढ़ गया है। और 2 रोज़ कबल जो FB एरिया है वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके बाद जो एक पुलिस एहलकार है वो ज़ख्मी हो गया। इस हवाले से बात करेंगे डिटेल में, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए City at 10। कराची तो तब्दील हो गया है, लेकिन शहर भर में जो गैस बहरान है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस की शॉर्टेज है, फरहमी उस तरह से नहीं है और गैस प्रेशर में भी कमी है, जिसके बाद जो घरेलू सार्फिन है उसको सख्त जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी क्या कहेंगे महमूद साहब इस हवाले से? गैस बहरान पिछले 3 महीनों से इस पर बात कर रहे हैं। ने कहा था कि जी फरवरी के मिड के बाद से जो है हम CNG सेंटर्स को भी गैस देंगे और गैस की सप्लाई, लेकिन ताहाल
वो उसकी सप्लाई जो है वो सही नहीं हो सकी, हर जगह गैस मौजूद नहीं है और अभी भी वही परेशानी का आलम है कि जो आपका दिसंबर के बाद से शुरू हुआ था और पिछले 3 महीने में जिस तरीके से शहर के अंदर गैस का बहरान रहा है और पूरी सर्दियाँ, अब तो सर्दियाँ तकरीबन जा रही हैं और मौसम थोड़ा सा निस्बतन गर्मी होता है, लेकिन अभी तक गैस की बहाली मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई है। कराची के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पर गैस नहीं आती और अगर आती है तो दिन में 2-4 घंटे के लिए आती है और ऐसे वक्त में आती है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो यकीनन हुकूमत, सुई गैस कंपनीज हैं, वो जिस तरीके से भी सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन करते हुए गैस की कमी को पूरा करें और सार्फिन को जो है, जो कराची के शहरियों को गैस मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर एक सीरियस मसला फिर वही आ जाता है कि हम भी बोल बाल के थक गए, सब कुछ हुआ लेकिन कुछ भी नहीं। आप देखें ना, 3 महीने टीवी शोज भी होते रहे, हर रोज बैठकर टीवी पे रिपोर्ट भी चलती थी, सब कुछ, लेकिन जिन्होंने करना है उनके सर पे जूं नहीं रही थी। मतलब उनके नज़दीक को आवाम की अहमियत ही नहीं लगता कि आप सिर्फ ये कह देना तो काफी नहीं है कि चीज नहीं है। भाई चीज आप नहीं लानी अगर नहीं है तो आप ऐसे आप ही मंगवाएंगे, आप ही सही वक्त पर LNG के और तमाम मुआहदे करेंगे। गैर मुल्की से जहां से भी आपने गैस मंगानी है तो आप ही मंगाएंगे ना। आम सारिफ तो उठ के नहीं जाएगा कि मैं अपनी गैस लेने जा रहा हूँ। और अब आपने LPG पे पेट्रोल आपने कम किया, 27 रुपए LPG आपने बढ़ा दी, वो सिलेंडर की कीमत में 319 रुपए का जो है वो महंगा हो गया। अब आप उसमें देखें खुद कि 2 kg सिलेंडर था, 250 रुपए की अगर गैस थी तो 450 रुपए गैस आपकी जो है वो मुश्किल से 1 हफ्ता चलती थी। जो कि एक आम छोटी फैमिली का 500-700 रुपए का गैस का बिल आता था, वो एक हफ्ते में आप गैस उतनी जला रहे हैं LPG। तो महंगाई ने भी, और उसके बाद फिर चीज़ें भी मौजूद नहीं है कि आप खरीदें किसी कीमत पे, आप दे भी नहीं रहे। तो आवाम तो हर तरफ से जो है वो परेशानियों का शिकार है। मतलब घर में बिजली है तो वो महंगी है, पानी आता नहीं, सेवरेज का सिस्टम नहीं, गैस उनके लिए नहीं है, बाहर निकलते हैं तो अमनो अमान का मसला है, दूध खरीदने जाते हैं तो वो महंगा है, रोटी गैस ना होने की वजह से वो 20 रुपए की मिल रही है, हर चीज तो महंगी है। तो आपको क्या लगता है महमूद साहब की गैस बहरान कब तक कम हो जाएगा? गैस बहरान उन्होंने कहा है कि आ ही गई है, गैस की जो डिमांड है ऑब्वियसली वो उसमें भी कमी आई है, तो अब कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? यकीनन हम तो वही बात कर सकते हैं कि जो कंपनीज कह रही हैं, जो SHGC ने कहा, उन्होंने कहा कि जल्द जो है वो सिस्टम में गैस आ जाएगी। अभी फौरी तौर पे नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आ जाएगी। तो हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और जल्द से जल्द, पता नहीं इनका कौन सा सिस्टम है, उसमें कहाँ से गैस आनी है कि जल्द से जल्द आए और कराची के शहरियों को कुछ गैस की फरहमी जो है वो सही तरीके से हो सके। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है और ख़बर ये है कि जो NCOC है उसने पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस के लिए जो एंट्री है वो 100% कर दी है और अब शेड्यूल भी जानते हैं। जी महमूद साहब, अभी जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस शुरू हो रहे हैं तो उसका क्या शेड्यूल है? कराची में कोई मैच स्केड्यूल? कराची में 3 मैच माफ़ कीजिएगा, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आई है। 1998 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया था और उसके बाद 24 साल बाद आई है। सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी की गई है और परसों ये हुआ कि कुछ सोशल मीडिया पर हमसाया मुल्क से कुछ थ्रेड्स भी आई, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बड़ा अच्छा मीटअप किया और उन्होंने कहा कि हम इससे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने जो है वो सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा इजहार वो किया, एतमाद का इजहार किया। और ये वजह है कि कराची पिंडी के अंदर अभी भी कैंप जारी है, ऑस्ट्रेलियन टीम वहाँ पर मौजूद है और 4 मार्च से जो है वो पहला टेस्ट खेला जाएगा रावलपिंडी के अंदर, जो एक वो बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है। उसके बाद से ये है कि NCOC ने PSL में लाहौर में जो बकिया मैच जो कराची में तो नहीं था 25% से तमाशाई, लेकिन वहाँ पे फिर 50% 100% किया। अब NCOC ने टेस्ट के लिए 100% कर दिया। तो यकीनन अब उसमें यह कि पिंडी के इब्तदाई 3 दिन के टिकट बिक चुके हैं, जबकि टेस्ट मैच को लोग कहते हैं कि लोग नहीं देखते। उसके बाद फिर 12 मार्च से जो है वो फिर कराची के अंदर है, दूसरा टेस्ट है और फिर तीसरा टेस्ट मैच जो है वो लाहौर के अंदर होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो कराची के अंदर जनूबी अफ्रीका से खेल रही है। जनूबी अफ्रीका की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी इस वक्त कराची में मौजूद है और 3 मैचों की सीरीज है जो कराची के साउथ एंड क्लब में खेली जा रही है, जिनमें से 2 मैचेस जो है वो जीत कर पाकिस्तान ब्लाइंड टीम जो है वो सीरीज अपने नाम कर चुकी है। कल जो है उसका तीसरा मैच होगा। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशाइंद खबर है कि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर मौजूद है, PSL में गैर मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद थे, जनूबी अफ्रीका की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो वुमेंस
क्रिकेट टीम है इस वक्त, वो वर्ल्ड कप के सिलसिले में न्यूजीलैंड में मौजूद है और एक न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच खेल चुकी है। दूसरा आज जो मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश के साथ, तो खेलों की खबरें बड़ी अच्छी हैं और कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उन्होंने शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट देखी, 20 ओवर वाली है, 20-20 वनडे भी। अब वो 5 रोजा क्रिकेट जो होता है, जो कि क्रिकेट की असल खूबसूरती है, टेस्ट है, वो 12 तारीख से कराची के नेशनल स्टेडियम में देखेंगे। उसके टिकट ऑनलाइन मौजूद हैं, 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का टिकट है। तो कराची वाले यकीनन आएंगे और मैचेस देखेंगे। बिल्कुल, और बहुत ही खुशाइन बात है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई है और PSL भी जिस तरीके से कंप्लीट हुआ, क्योंकि पिछले हम कुछ सालों में देखें कोरोना की वजह से PSL नहीं हो सका था, तो ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कीवीज़ की जो टीम जिस तरह से यहाँ से चली गई थी और बड़े लोग मायूस हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने आकर ये साबित किया कि नहीं, हमारी जो मुल्क है वो महफूज। और बड़े वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम आई है, सारे खिलाड़ी आए हैं और उन्होंने सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार भी किया है और यहाँ पर वो मौजूद हैं। और बड़े आने के बाद सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो खिलाड़ी जब आए इस्लामाबाद में पिंडी में, उन्होंने बड़े अच्छे सोशल मीडिया पे शेयर किया तस्वीरें अपनी की हैं, जिससे कि पाकिस्तान का हाँ, पूरा एक इमेज पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज जाता है। तो यकीनन अच्छी खबरें हैं। चलें, अच्छी खबरें हैं और जब मैच शुरू होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़े एक मौजू के हवाले से। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर दर्द के हवाले से बात करेंगे, जो कि हर फ़र्द का ही आजकल मसला है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, यूनिवर्सिटीज़ में काम पढ़ने वाले लोग हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या फिर घरेलू ख़वातीन हों। अक्सर हम देखते हैं कि सर दर्द की शिकायत जो है वो हो जाती है लोगों को। एक तो सर दर्द जब होता है तो ज़ाहिर है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। दूसरा ये कि एक और प्रॉब्लम जिसको दर्द शकीका यानी कि माइग्रेन कहा जाता है, जो कि आधे सर का दर्द है, वो भी बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, आखिर ये सर दर्द क्यों होता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, और अगर सर में दर्द हो तो क्या आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स भी जो हैं वो अपनाने चाहिए। इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उबैद खानज़ादा ने, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उबैद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद, आपने वक्त दिया हमें। सर दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि हर इंसान का आजकल कॉमन मसला बन गया है, ख़ासतौर पे कराची जैसे शहर में। क्या कहेंगे, क्यों होता है ये सर में दर्द? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि हर सर का दर्द जो होता है वो माइग्रेन का दर्द नहीं होता, दर्द शकीका। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर जो 50 साल की उम्र में आ रहा है, 60 साल की उम्र में आ रहा है, वो ये मेल है, फीमेल है, ओल्ड एज, यानी वो हर कोई अपने सर के दर्द के साथ आता है, वो ये कहता है कि मुझे माइग्रेन है। तो हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता। और दूसरी अहम बात कि हर सर के दर्द में MRI और CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं जी। हर लोग समझते हैं सर का दर्द हो गया, हमारा MRI करा लिया, हम ठीक हो जाएंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सर का दर्द ठीक हो गया, MRI करा ले, हम ठीक हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ दर्द शकीका की। तो दर्द शकीका होता क्या है, यानी कि जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन में होता क्या है कि आधे सर में दर्द होता है, आधे सर के अंदर दर्द होना, और फोटोफोबिया, मतलब यानी कि जब सर का दर्द का अटैक होता है तो आपको लाइटें बुरी लगना, जो कमरे की लाइटें हैं वो आपकी आंखों में चुभना। उसके साथ साथ फोनोफोबिया, आवाजें बुरी लगना, टीवी की आवाज बुरी लगती है जब ड्यूरिंग अटैक्स, जब सर के दर्द के अटैक होते हैं, कोई आपसे बात करे तो आपको बुरा लगता है। इवन ये कि बच्चे शोर करते हैं तो बच्चों की पिटाइयां होती है कि भाई जो है ना वो शोर मत करो क्योंकि हमें आवाजें बुरी लग रही है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, बहुत से मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो कि मोबाइल यूज जी। डॉक्टर उबैद, आप सुन सकते हैं हमें? जी डॉक्टर उबैद खानज़ादा से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बात कर रहे थे हम दर्द सर की। अब एक बहुत ही अहम बात यह है कि सर, एक तो सर दर्द होता है, आम होता है, आपको कभी हो जाता है, स्ट्रेस हो गया
नींद पूरी नहीं हुई तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक सर का दर्द होता है जो कि बाकायदा आपको अटैक्स आते हैं माइग्रेन के, वो किसी भी चीज़ से ट्रिगर कर जाता है, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे आप धूप में जाएं या आपने बहुत ज़्यादा कोई चीख कर बात कर रहा है, तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। और किसी को तो इतना सिवियर होता है कि उसको फिर साथ उसके वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं, तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये हम जानेंगे। जी डॉक्टर उबैद आप हैं हमारे साथ? अगर हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम दर्द सर की बात करें, जो नॉर्मल सर दर्द होता है और माइग्रेन में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए माइग्रेन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइग्रेन के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। हाँ। माइग्रेन में क्या होता है कि आधे सर के अंदर दर्द होना, आंख का भारी होना, ठीक है, उसके साथ साथ लाइटों का बुरा लगना, रोशनी बुरा लगना, आवाजों का बुरा लगना, कोई आपसे बात करे तो आपका सर का दर्द बढ़ जाता है, आपको गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है, उसके साथ साथ उल्टी आपका ही आना यानी मतली होना। और बहुत से लोगों से इनको उल्टी होती है तो सर का दर्द ठीक हो जाता है। और माइग्रेन के पेशेंट की नींद डिस्टर्ब नहीं होती है, नींद उसमें डिस्टर्ब नहीं होती, नींद इनकी नॉर्मल रहती है। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी बात करें तो जो दूसरे सर के दर्द होते हैं तो वो तो बहुत, जैसे कि टेंशन टाइप हो गया, उसमें पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होती है, कंधे भारी होते हैं। कि जब भी टेंशन होता है, कोई भी स्ट्रेस होता है, तो याद रखिएगा कि हमारे सर्वाइकल मसल यानी गर्दन के जो पट्टे हैं, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि उनको हो रहा था टेंशन टाइप, किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी टेंशन की वजह से उनको दर्द होता है। वो होता गर्दन में, गर्दन से दर्द रेडिएट होता होता सर तक आता है, गर्दन के पिछले हिस्से से। अब लोग उसको समझ रहे होते हैं कि सर का दर्द है, उस दौरान वो उसके गर्दन के दर्द को भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर जाते हैं और सर के दर्द को लेके बढ़ जाते हैं। लेकिन असल मसला क्या होता है कि ये सर्वाइकल पेन होता है, यानी कि गर्दन का दर्द होता है जो कि सर के दर्द तक पहुंच जाता है। तो ज्यादा बेहतर है कि ट्रीट करें टेंशन को, स्ट्रेस को और गर्दन के पट्टों को नरम करने की कोई दवाइयां आती हैं वो देते हैं, अक्सर देते हैं, और हम लोग, मैं भी दे रहा होता हूँ अपने मरीजों को, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन माइग्रेन एक डिफरेंट चीज है। सही। अच्छा डॉक्टर उबैद, हमारे यहाँ देखा ही जाता है कि सर दर्द होता है तो हम उसको बड़ा लाइटें लेते हैं, पैनाडोल खा ली या कोई पेन किलर खा ली और सर दर्द है थोड़ा आराम कर लो ठीक हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात यही जो हमारी सुस्ती होती है या काहली होती है या हम इसको सीरियसली नहीं लेते तो ये बढ़कर बहुत ज़्यादा सीरियस नौयत भी इख्तियार कर लेता है। फिर जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको MRI का कहते हैं, फिर पता चलता है कि आप सिवियर, आपका माइग्रेन जो है वो बहुत क्रोनिक हो चुका है। तो इस हवाले से आप बताइए कि पेशेंट्स अगर आपके पास आते हैं तो कितनी इंटेंसिटी होती है उनके दर्द की? देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता और हर सर के दर्द में हमें सीटी स्कैन MRI की जरूरत नहीं होती अमूमन, ठीक है। हमें सीटी स्कैन MRI की जरूरत कब पड़ती है और किस तरह हमें लगता है कि यार इसका सर का दर्द जो डेंजर साइन में है, सर का दर्द डेंजर साइन के साथ है, अब इसको ट्रीट करना है, फौरन से बेशतर का MRI कराना और प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो वो क्या चीजें होती हैं उसमें? अगर किसी को सर के दर्द के साथ बार बार बेहोशी हो रही है, अगर किसी को सर के दर्द के साथ साथ मिर्गी के झटके पड़ रहे हैं, अगर किसी को सर के दर्द के साथ साथ विजुअल प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नजरें उसकी मुतासिर हो रही है, डबल डबल नजर आना, धुंधला धुंधला नजर आना, आधा आधा नजर आना, आधी चीज नजर आ रही है, आधी चीज नजर आ रही है। अगर किसी को सर में चोट लगी है उसके बाद सर का दर्द बढ़ता जा रहा है, अगर सर के दर्द के साथ साथ घुनुदगी हो रही है और 50 साल के बाद जो सर का दर्द होता है उसको देखना, यानी 50 साल की उम्र के बाद जो सर का दर्द होता है वो थोड़ा डेंजर साइन में आता है, ठीक है। ये तमाम चीजें होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। या सर के दर्द के साथ साथ कोई भी फोकल डेफिसिट हो जाए, फोकल डेफिसिट उसको कहते हैं कि मतलब हाथ पांव काम करना छोड़ जाए, कोई भी एक साइड काम करना छोड़ जाए, फिर हमें फौरन जरूरत होती है कि नहीं यार अब हमें जो है ना इसका MRI या CT स्कैन हमें कराना पड़ेगा ताकि देखना पड़ेगा सर के दर्द की वजह क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी अगर हम बात करें कि अक्सर मिस्टर लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने डिस्प्रिन की टेबलेट खा लूंगा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, या डिस्प्रिन की टेबलेट खा लूंगी सर का दर्द ठीक हो जाएगा। खुदाया ये गलत है। डिस्प्रिन की वो आते ना दर्द का हल, 2 गोली डिस्प्रिन, एक कमर्शियल आता था जब हम छोटे थे, याद होगा आपको। तो ये गलत पब्लिसिटी होती है। डिस्प्रिन ऑलरेडी नुकसानदेह होती है। डिस्प्रिन मैदे में प्रॉब्लम कराती है, ब्लीडिंग करा सकती है अंदर बॉडी के अंदर, तो वो सर के दर्द के लिए नहीं है। हमारे यहाँ पे कौन से डिस्प्रिन काम दूसरा है, दिल के मरीज, दिल के अमराज के अंदर और वो आपके ब्लड को भी थिन कर देती है बेसिकली डिस्प्रिन। तो लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उसको डिस्प्रिन दे दो तो उसका सर का दर्द जो ठीक हो जाएगा। डिस्प्रिन नहीं है, डिस्प्रिन का काम ही नहीं है सर का दर्द का, लेकिन लोग खा रहे होते हैं। तो गलत कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट है, लोगों को बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, अगर डॉक्टर उबैद वजूहात के ऊपर बात करें कि आजकल जो बड़े बूढ़े को तो होता ही है, बच्चों को भी सर का दर्द की प्रॉब्लम है, तो वजह क्या है? क्या लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा TV देखते हैं, रात को टाइम पे नहीं सोना, दिन में सोना, तो ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसकी वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है आजकल? बिल्कुल। अब देखें ना, जैसे जब
रात को हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे पे तो बच्चे बड़े तो बहुत दूर की बात है, बच्चे इधर मैं समझता हूँ 11-12 बजे से पहले नहीं जी, सोते। जी, जी। बहुत ही शादी नाजुक घर होंगे जिसमें बच्चे 11-12 बजे सो जाते हैं, लेकिन यूरोप साइड पूरा कॉन्सेप्ट है, बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो शाम 8 या 9 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल की टाइमिंग 6 या 7 हो जाती है स्टार्ट सुबह में। तो अब देर से सोना, फिर उसके साथ साथ बच्चों को मोबाइल पे लगे रहना। आपने देखा अक्सर बच्चे बच्चे जो ना बच्चे रोज होते हैं उनकी मांग को मोबाइल देती है। अब जो मोबाइल की रेज है ना वो थोड़ा खतरनाक होती है। अक्सर बच्चे आईपैड के ऊपर बैठे हुए गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठे गेम खेल रहे हैं, तो वो जो रेज होती है ना वो नुकसानदेह होती है। उससे क्या होता है, सर का दर्द जनरेट हो सकता है, उससे खुदा ना खासा पेशेंट को मिर्गी डेवलप हो सकती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है। वो एक कार्टून आता था, आप याद है शायद, पोकेमॉन के नाम से आता था जापान के अंदर। तो उसके अंदर जो ना जब बच्चों को बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं जापान के अंदर कार्टून, तो इसलिए ज्यादा बच्चों में सर के दर्द केसेस बढ़ते जा रहे थे और मिर्गी के झटकों भी केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो जब जापान की गवर्नमेंट ने रिसर्च किया कि बच्चों को क्या मसला हो रहा है, क्यों इतना सर का दर्द बढ़ता जा रहा है और क्यों इतना जो है ये मिर्गी की प्रॉब्लम होती जा रही है बच्चों के अंदर, तो उन्होंने इस कार्टून के ऊपर बैन लगा दिया। क्योंकि उनको जब पता चला कि ये कार्टून बच्चे देखते हैं, 2-2 घंटे टीवी के आगे बैठे रहते हैं, तो उस कार्टून को बैन लगा दिया। और जब बैन लगाया तो काफी अच्छे रिजल्ट आने लग गए कि बच्चों के जो है अपना सेहत के हवाले से। तो जब बच्चे मोबाइल का यूज करेंगे, जंक फूड खाएंगे, देर से सोएंगे, लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया है हमारा, तो फिर ये चीजें तो होंगी। बड़े में तो क्या, बच्चों में भी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और डॉक्टर उबैद, दूसरी एक और चीज़, एक तो हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, टाइम पे नहीं सोना, टीवी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या बच्चे वीडियो गेम्स या मोबाइल का यूजेज इनमें बहुत बढ़ गया है। एक और वजह भी बहुत है कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, ये भी एक वजह है सर दर्द की। बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह से सर का दर्द होता है, इसमें कोई अपने अगर हम बोले तो बिल्कुल 100% ट्रू बात है ये। अब देखें कि मसला पता क्या था कि आजकल बच्चों के ऊपर इतना लोड डाल दिया गया है कि बच्चे को बताना कि भाई आपको अच्छे नंबर से पास होना है। अब क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 के 100 की तो पोजीशन आने दे रही, तो बच्चों में इतना स्ट्रेस होता है उनकी फैमिली की तरफ से कि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम। हम बचपन में ही उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं ताकि यार सोसाइटी का हमारे बच्चे का नाम हो, हमारा नाम हो। और दूसरी बात रही उसकी अपने सर के दर्द की, अगर स्ट्रेस से ताल्लुक है तो 40% जो हेडेक के पेशेंट होते हैं उनका जो मेन कॉज होता है वो डिप्रेशन होता है। 40%, ये रिसर्च प्रूवन बात है। अब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं हेडेक की लाइन के अंदर। मैंने जितने डॉक्टर देखे हैं वो सर के दर्द के मरीजों को सर के दर्द की लाइन में ट्रीट कर रहे होते हैं। हालांकि सर के दर्द में मोस्ट कॉमन जो सर का दर्द है पूरी दुनिया में, जो एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक, जिसकी सबसे कॉमनेस्ट वजह है स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो 40% पेशेंट के अंदर जब रिसर्च किया जाए ये पता चला कि इनके जो सर के दर्द का ताल्लुक है वो डिप्रेशन से, स्ट्रेस से। स्ट्रेस होगा तो सर्वाइकल पेन भी होगा, शोल्डर पेन भी होगा, नींद भी डिस्टर्ब होगी, हेडेक भी होगा, एपेटाइट डाइट भी डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल आपने कहा कि एक सर के दर्द फिर बहुत सारी इसकी मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम पैदा करता रहता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइए कि जो लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन का, या फिर जो निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें वो ना मिले, यानी एडिक्शन जब उनको हो जाती है तो फिर उसकी वजह से भी उनको सर में दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग क्या, जैसे कोई चाय बहुत ज़्यादा पीता है, वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ नहीं पाता कि भाई हमारे सर में दर्द है, अगर सुबह मुझे चाय ना मिले या शाम में चाय ना मिले तो मेरे सर में दर्द बढ़ जाएगा। इस तरह सिगरेट का भी यही है जो स्मोकिंग करते हैं। देखें जी, हर चीज की मतलब अगर आदत कहते हैं ना वो एडिक्शन जो होती है हर चीज की बुरी होती है। इसलिए कहते हैं ना कि हमारा मज़हब में कहा गया हर चीज को लेवल में लेके चलो, जाती और कमी हर चीज की नुकसानदेह होती है। तो अगर कोई अपना जैसे कि स्मोकिंग की एडिक्शन है, किसी को कैफीन इंटेक की एडिक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा आदी है किसी भी चीज के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अगर वो सुबह उठ के सिगरेट नहीं पी उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे नहीं बोलते कि एक बंदा 20 साल से चाय पी रहा है, अब वो मेरे पास कहने नहीं पाता तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि यार आप कल से चाय छोड़ दो, तो ये सर का दर्द डबल हो जाएगा, विथड्रॉल सिम्टम आने लग जाएंगे और सर के दर्द के साथ साथ उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सी तब्दीलियां आ जाएंगी जो हम विथड्रॉल सिम्टम कहते हैं। तो हमेशा तरीका क्या होता है कि अगर आपको किसी भी चीज की एडिक्शन है, ठीक है, आपको भाई आपने सिगरेट नहीं पी सुबह और स्मोकिंग नहीं की, आपका सर का दर्द पड़ गया, सिगरेट पी ली आपने स्मोकिंग की होगी, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट किया जाता है कि आहिस्ते आहिस्ते चीजों को कम करें। मिसाल के तौर पर अगर आप डेली 10 कप पीते हैं चाय की, तो अब कल से आप 8 कप पिए, एक हफ्ते बाद 1 कप और कम कर दें, एक हफ्ते बाद आहिस्ते आहिस्ते स्लोली प्रोग्रेसिवली उससे चीजें कम कराई जाती है ताकि उसके विथड्रॉल सिम्टम ना आए, और उसके साथ साथ काउंसिल किया जाता है और फॉलोअप कर रखा जाता है। अगर हम एकदम सारी चीजें कम करा देंगे, एक बंदा 20 साल से चाय पी रहा है, 20 साल से सिगरेट पी रहा है, मेरे पास कहने नहीं पाते, बोल रहा है नहीं आप कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, तो ये विथड्रॉल सिम्टम आते हैं। और अगर किसी को विथड्रॉल सिम्टम आते हैं, इसके मैंने मरीज देखे, इवन वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं इसके पेशेंट कि वो पेशेंट को मार भी देते हैं, या तो खुद सुसाइड कर लेते हैं
अगर उनको उनकी एडिक्शन नहीं मिले या तो खुद सुसाइड कर लेते हैं या स्लोली हमें एंड बंदे को मार देते ग्रेजुअली हैं। आपकी अगर कोई एडिक्शन है तो आप स्लोली और ग्रेजुअली उसको छोड़ें, तभी ही वो ठीक हो सकती है। अच्छा, लास्ट सवाल, प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात करें तो क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं ताकि सर दर्द से बच सके? ठीक, अच्छा, अगर हम माइग्रेन की बात करते हैं तो देखें जी। कुछ चीजें एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होती हैं, मतलब यानी कि किसी को वैसे तो माइग्रेन इडियोपैथिक है, मतलब यानी कि एक ऐसा सर का दर्द है जिसका कोई कॉज नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई सबब नहीं है। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करते हैं, प्रिवेंटिव की बात करते हैं, तो इसमें कि कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर ये काम करेंगे तो इससे माइग्रेन का सर का दर्द बढ़ जाएगा। स्लीप का कम होना, आपका नींद का कम होना, नींद कम लेना। दूसरी चीज अपना चॉकलेट्स खाने से, जो माइग्रेन के मरीज होते हैं उनको तो चॉकलेट से हम बिल्कुल ही दूर रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक जितनी हो गई, चीज यानी कि जैसे कि पिज्जा हो गया, जिंगर बर्गर हो गया, जिनके अंदर चीज होती है, पनीर जिसकी हम बात करें, तो पनीर का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, इन सब चीजों से पेशेंट और नींद का कम होना, ये तमाम ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर ये मरीज काम करेगा तो इससे माइग्रेन का अटैक जिसको हो सकता है बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा ये कि अगर कुछ लोगों में 50% देखा गया है, 50% लोगों में जो माइग्रेन के मरीज होते हैं कि दूध की बनी हुई चीज खाने या पीने से उनका सर का दर्द बढ़ जाता है। तो हम उनको यही कहते हैं कि अगर दूध की बनी हुई चीज खाने या पीने से, मिसाल में लस्सी हो गई, आइसक्रीम हो गई, और कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर दूध होता है, उसको पीने या खाने से आपका सर का दर्द बढ़ जाए तो आप उससे भी अवॉइड करें। और सबसे एक नई रिसर्च की गई है अभी, और ये काफी अच्छे इसके रिजल्ट आए, मैंने कुछ पेशेंट को अप्लाई भी करवाया कि अगर आपको एक्यूट अटैक हो रहा है, मिसाल के तौर पर अभी आपको सुबह 10 बजे सर का दर्द शुरू हो गया, माइग्रेन का अटैक हो रहा है, तो उस दौरान अपना गीला हाथ करके आप सर के ऊपर लगाएंगे तो इससे ये होगा कि आपके सर के दर्द की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप वजू कर लें, उस सर के मसले के बारे में कहा गया है। अगर आप वजू करेंगे तो इससे आपके सर के दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद खानज़ादा आपका। आपने बहुत ही अहम मालूमात जो है नाजरीन को हमारे फराहम की। जो जैसा कि डॉक्टर उबैद ने भी कहा कि अपने ट्रिगर्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ से आपको ट्रिगर होता है, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जिसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो ट्रिगर्स हैं वो इसको बढ़ा देते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब वो आप आइडेंटिफाई करें तो उस चीज़ को अवॉइड करें, इस वजह ताकि आप इस सर के दर्द से बच सकें। एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो रिलीफ दिए गए। एक तरफ पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी की गई, तो बिजली भी सस्ती की गई। वहाँ पर आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर के हवाले से भी कुछ अहम ऐलानात किए गए, जिनमें से एक ये कि जो 100% टैक्स है आईटी सेक्टर पर की छूट दे दी गई। इस हवाले से बात करेंगे कि इससे आईटी सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा, और जो लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि आईटी सेक्टर एक जन्नत से कम नहीं है, तो उनको क्या रिलीफ मिलेगा, क्या तरक्की आएगी हमारे इस सेक्टर में। इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहम्मद मोइज़ ने, जो कि CEO और फाउंडर हैं ज़ियोम सॉफ्टवेयर कंपनी के। इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल अशरफ, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ज़ियोम सॉफ्टवेयर एंड कंपनी के। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोइज़ और बिलाल, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और ये है कि जो आपके जो सवाल है बेसिकली, जो कि टैक्स जो है 100% जो है, हाँ, ये हम आपसे 1 बाय 1 बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो अभी फैसला किया गया है, इमरान खान साहब ने जो रिलीफ दिया है आईटी सेक्टर को, जो टैक्स ख़त्म किए हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी और नाजरीन भी कि कौन कौन से टैक्स थे जिनको अब ख़त्म कर दिया गया है और कितना फ़ायदा होगा इससे आईटी सेक्टर को। देखिए, सबसे पहले ये है कि फ्रीलांसर जो है उनके ऊपर जो है 0% टैक्स कर दिया। उससे हाँ। फ़ायदा ये है कि जो हमारी यूथ है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जो कि स्किल्स जो है जानते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे पहले उनको जो है अगर वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि ऑडियंस को नॉलेज हो, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर है, अपवर्क है, कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो वहाँ पर ये है कि वो फ़ीस पे करके आते थे, इधर से आते हैं वो USA की जो गवर्नमेंट है उनको जो है पे कर रहे होते हैं, प्लस ये इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी पे करना होता था। इसकी वजह से उनको जो है डबल टैक्स पे करना की वजह से उनको इशू होता था। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने जो 0% टैक्स कर दिया, तो उससे फ़ायदा ये है कि उनको जो है रिलीफ मिल गया किसी हद तक, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने लिए फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, अपनी जो है पॉकेट मनी जो है उसके सेविंग करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू जो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जो है पे करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी जो है
आसानियाँ हो गई हैं। इससे पहले ये है कि जब टैक्स था तो उसमें ये है कि आपको जो है वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म की फ़ीस भी पे करनी होती थी, जिसका मैं अगर थोड़ी सी एक कैलकुलेशन सिंपली बताऊँ कि प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या था कि जो है 20% प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ प्लेटफॉर्म की फ़ीस भी होती है और उसमें जो है जो गवर्नमेंट होती है यूएसए की वो भी अपनी जो है फ़ीस चार्ज करती है। प्लस जब यहाँ पर रेमिडेंस आती थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो है टैक्स उनको पे करना पड़ता था। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि $100 है तो अगर उसमें जो है 20% वो चार्ज कर लेते हैं तो $80 जो है अमाउंट एक बची, ठीक है। और उस पर भी अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट टैक्स लेती है जैसे कि 10% या 15%, तो उसकी अमाउंट जो है और कम हो जाती है, जिसके लिए वो उसकी तरफ नहीं जा रहे थे, फ्रीलांसिंग की तरफ। वो जो है जो अपने मुल्क के अंदर ही जो फ्रीलांस काम है उसके ऊपर जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जो 0% टैक्स कर दिया, उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके पास जो है डॉलर्स जो है पाकिस्तान में आएंगे, जी बिल्कुल, डॉलर्स जब आएंगे तो उससे मुल्क तरक्की करेगा। तो जो हमारे पीएम की मेरे ख्याल में जो सोच है वो ये थी कि डॉलर को मुल्क में लाना, ठीक है। अब जब प्लेटफॉर्म में जो है वो फीस जो है माइनस कर दिए, बिल्कुल 0% कर दिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं। जो लोग काम छोड़ चुके थे फ्रीलांस वगैरह का, वो दोबारा वहाँ पे जो है जा रहे हैं ताकि जो है वो मज़ीद जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है गाइड कर सकें क्लाइंट्स। सही सही। अच्छा, ये बिलाल अशरफ, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोगों ने भी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, फिर एक पूरी कंपनी की अब तो शक्ल दे दी गई है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, किस तरह स्टार्ट किया? जी देखें, स्टार्ट में तो ऑब्वियसली बात है हमने भी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था। लेकिन सबसे पहले तो ये कि सभी जो है नॉर्मली कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया अपने करियर को। फिर जब हमने देखा कि नहीं, हमें कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो देन वी कम टू नो अबाउट द फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब स्टार्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वी हैव बीन वर्किंग फॉर 6 years। आप 6 साल के अंदर ये कि काम कर रहे थे, स्टार्ट किया अपना बिज़नेस, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर किया, उसके एल्गोरिथम्स को समझा, ठीक है, क्या टैक्सेस होते हैं, क्या किस तरीके से आप जो है वो आपको पेमेंट मिलती है। स्टार्ट में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डर भी था कि मतलब ये इज़ इट फॉर रियल और नॉट, क्या होता है। अच्छा, उसके बाद साथ साथ ये हुआ कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंक्रीज़ कर गए, ठीक है, जब हमारी जो है फ्रीलांस अकाउंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती गई प्रोफाइल हमारी। दैन वी यू नो स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स और साथ ही साथ जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो अवॉर्ड होना शुरू हुए। हाँ, स्टार्ट में ये होता है कि ऑब्वियसली आता है कि आपको कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टार्ट करना पड़ता है, कम से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी होती है, आपको अपनी जो है वो प्रोफाइल को बिल्डअप इस तरह करना पड़ता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिल भी रहा है और कम उसमें अवार्ड हो रहा है, आपको पैसे कम मिलने, दैन आप उस पर उस वक्त को आप स्ट्रगल करें। एज अ स्ट्रगलिंग टाइम अगर आप उस पर उस वक्त अगर आपने कर लिया, दैन ऑब्वियसली बात है वो आप कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ होती रहती है। सही। तो ऐसे ही हमारा और अगर प्रोफाइल के हवाले से बात करूँ मोइज़ आपसे, तो कैसे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं अच्छी? जैसे आपने कहा स्क्रैच से स्टार्ट किया, आपको ज़ाहिर है फॉरेन इंटरनेशनल वो तो नहीं, आपको बिजनेस मिलने शुरू हो जाएंगे, आपने अपने कंट्री से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप फिर ग्रो करते हैं। तो कैसे आप एक जो न्यू है अभी या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है और वो करना चाहता है फ्रीलांसर, तो क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसको? देखिए, फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं आपको वो करूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं वो ये समझते हैं कि अगर वो फ्रीलांस पे अकाउंट बनाएंगे कोई भी प्लेटफॉर्म में, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट जो देख रहे होंगे लाइव शो तो उनको जो है पता होंगे, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, बार्क है, PPH है, ठीक है, freelancer.com है, गुरु है। तो इस तरह के जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनकी एक जो है जो मेरे ख्याल में उनकी मेंटालिटी ये होती है कि वो जाएंगे वहाँ पे और उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है आपको अपनी स्किल्स वहाँ पे जो है मेंशन करनी पड़ती है, फिर उसके हवाले से आपके पास काम आता है, फिर काम आने के बाद आप उनको प्रपोजल सबमिट करते हैं। वो एक तरह का जॉब पूरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग अपनी जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो है जॉब डाल रहे होते हैं, आप अपने प्रपोजल सबमिट करते हैं। प्रपोजल सबमिट करने के बाद क्लाइंट आपके सबसे पहले क्या देखते हैं, बजट आपका अगर कम होगा और आपकी जो स्किल्स अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली वो आपको काम देगा। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने अवार्ड किया है एक प्रोजेक्ट जो कि $100 में वो चाह रहा है कि जो है वो करे प्रोजेक्ट, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो $100 या पूरे डाल देंगे या $100 से अबव कर देंगे, तो ऑब्वियसली क्लाइंट का बजट कम है, वो चाह रहा है कि इस तरह के जो फ्रीलांस मिले जो कि उनके कम बजट में काम करें। हाँ, हकीकत है वो बजट कम होता है उस हिसाब से, काम के हिसाब से, मगर शुरू में आपको प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको करना पड़ता है। एटलीस्ट आपको रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं। जब आपके रिव्यूज़ और आपकी जो है रैंकिंग जब आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं तो आप अपनी सर्विसेज को आहिस्ता आहिस्ता प्राइसिंग को इंक्रीज़ करते रहते हैं। सही। प्लस एक होता है कि
स्टूडेंट्स जितने होते हैं वो रात में जागने का एक इशू होता है, क्योंकि एक टाइम का जो है डिफरेंस आ जाता है। 14 आवर्स का अगर हम देखें तो यूएसए का एक फ़र्क आ जाता है, फिर दूसरे जितने भी हमारे ममालिक से जो मेन है जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, उनमें डिफरेंस है। ऑब्वियसली हमें उनके टाइम के हिसाब से जागना पड़ता है, ठीक है। उनको जागने करके उनको जो है प्रपोजल सबमिट करने पड़ते हैं, उनको जो है क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। तो एक छोटा सा इशू ये आता है कि स्टूडेंट्स जाग नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनको सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह जो भी डिफरेंट उनका काम वगैरह होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आ गई, एक तो उनको जो है जागने वाली आदत हो, मैं ये बोलूँगा हकीकत है, और दूसरा ये कि इनकी इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्लाइंट से मीटिंग पे जा रहे हैं, आप क्लाइंट से चैट कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको जो है आगे बात कर सकते हैं। तो 2 स्किल्स जो है मेन है, एक इंग्लिश अच्छी हो, दूसरा ये है कि आप रात में जाग रहे हो, प्लस ये है तीसरी जो है वो है क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन, किस तरह से जो है अगर मिसाल के तौर पर आपका मसला होता है तो आप किस तरह से उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को टैकल कर सकते हैं, किस तरह से मीटिंग्स कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है, तो अभी ये जो इस सेक्टर पे जो टैक्स छूट दी है, तो आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल तो नो डाउट हमारे पाकिस्तान में है, और कांटेक्ट भी करते हैं आईटी सॉल्यूशंस के लिए बाहर से भी विद इन द पाकिस्तान, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर विद इन द कंट्री हैं या आप आउटसाइड कंट्री भी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें बेसिकली हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैं वो यूके और यूएसएस हैं। अच्छा, ठीक है, बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, तो हमें जो है क्लाइंट्स हमारे वहीं से जो है वो मिलना शुरू हुए, और अब माशाल्लाह ऐसे भी क्लाइंट्स हैं हमारे जो कि रेगुलर क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द टाइम थे एट द बिगिनिंग, वो अब हमें उस लेवल पे भी काम देते हैं, यानी कि उन्होंने हमें साथ नहीं छोड़ा हमारा, जब मतलब उन्होंने हमारे स्टार्ट किया था, हमें काम दिया था, हम पे ट्रस्ट किया था, तो हमने भी फिर ऑब्वियसली बात है उनको काम करके दिया उस टाइम पर, और उस बजट में काम करके दिया। क्वालिटी भी मैटर करती है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्वालिटी मैटर करती है, जब क्लाइंट जो रिकरेंट हो जाता है, बिल्कुल जी। और अब ये कि हम विद इन द पाकिस्तान अपने कंट्री के अंदर भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो, चाहे वो वेबसाइट के हवाले से कोई काम हो, तो हम सॉल्यूशन अपनी जो है बिज़नेस को विद इन द पाकिस्तान भी जो है वो ग्रो कर रहे हैं। सही सही। तो जो नए आने वाले हैं क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे ख़ासतौर पर फ्रीलांसर्स को? देखिए स्किल्स मैं बोलूँगा कि स्किल्स के ऊपर अपनी वो फोकस करें। सबसे पहले जो है देखें जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए, ऑब्वियसली आपको स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। जब आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं जो है आईटी के हवाले से जो भी हैं, यानी कि अगर वो वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानते हैं या डिजिटल मार्केटिंग, जो भी उनकी जो फील्ड है, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, तो ऑब्वियसली वो अपनी पहले स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जो बाहर की जो क्लाइंट हैं वो आपसे क्वांटिटी वर्क नहीं, आपसे क्वालिटी वर्क मांगते हैं, ठीक है। उनको जो है क्वालिटी पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपको जो है पेमेंट भी इंक्रीज़ कर देंगे, बट आपकी अगर अच्छी हो, ठीक है। तो सबसे पहले सजेशन यही है कि अगर वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली अगर वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, मैं किसी एक को मेंशन नहीं करूँगा, मगर ये है कि मोस्ट स्टूडेंट इस तरह से होते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन हो जाती है उनको काम इतना नहीं आता। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब जो है उनके लिए एक बेस्ट एकेडमी है, वहाँ से जाके वो जो है ऑनलाइन चीज़ें पढ़ें, ट्यूटोरियल्स देखें, बिल्कुल। उसके बाद जाके अपनी स्किल्स को ग्रो करने के बाद वहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म में सबसे पहले अपनी साइन अप करें, प्रोफाइल्स बिल्ड करें। प्रोफाइल्स बिल्ड करने के बाद वहाँ पे वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं कि किस तरह से अर्निंग की जा सकती है। लेकिन ये है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई काम नहीं भी आता, अगर सिर्फ डेटा एंट्री भी आती है, तो वहाँ पे डेटा एंट्री के हवाले से भी जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा। जिससे जो है बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं घरेलू खातून जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं अपनी अर्निंग। वो इस तरह से अगर उनको एक्सेल चलाना आता है तो वहाँ से वो डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स भी ले सकती हैं। सही सही। तो बिलाल, अगर मैं पूछूँ कि एक घर में बैठी हुई, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी, कोई औरत है, खातून है, लड़की है, कोई भी, तो मिनिमम कितना चार्ज, मतलब कितना अमाउंट वो अर्न कर सकती है, ऐसे जैसे एक्सेल के प्रोजेक्ट्स हैं या डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स हैं? देखें अगर कोई भी जो घर बैठी ख़वातीन है जो स्टार्ट कर रही है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रही हैं, ठीक है, तो एक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से है नहीं कोई, ठीक है, कि वो उस पर टाइम लगाएं, ठीक है, स्टार्ट करें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना। हाँ, स्टार्ट में ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा अर्न करना शुरू कर देंगी, बट सम हाउ स्टार्ट करेंगी, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर उस पर मतलब फोकसली काम करें तो बहुत कम टाइम में वो इतना अमाउंट आराम से अर्न कर सकते हैं कि अपना जो है वो किचन मनी आराम से निकाल लें,
ठीक है, और अपने जितने भी कहते हैं एक्सपेंसेस वगैरह वो बेयर कर सकती हैं। बट यू नो थिंग्स टेक्स टाइम, तो टाइम लगता है चीज़ों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्ड हो जाएं, आप जो है हार्ड वर्क करना छोड़ दें, आप बोले नहीं मुझे तो क्लाइंट्स नहीं मिलते, और दूसरे जो प्रोफाइल्स हैं जो हायर बिल्ड हुए हैं आप उनको देख के ऐसा फील करें कि नहीं यार सारा काम इनको मिलता होगा और हमें अक्सर नहीं मिलता फ्रीलांसर होगा। का यही होता है कि बेचारे हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी समझता हूँ, अगर वहाँ से सोचें $100 भी मिल रहे हैं तो आपके वो 17,000 अराउंड है। तो अगर वो $100 भी मिल रहे हैं तो आपके एक ही प्रोजेक्ट से भी वो आ सकते हैं। और सिर्फ $100 के नहीं, प्रोजेक्ट्स हम जो उठाते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट भी हमारा होता है वो 2,000 1,500, क्योंकि हम जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर उठा रहे होते हैं प्रोजेक्ट, तो उस तरह से भी अर्निंग होती है। अच्छा, ये अगर मैं पूछूं कि कौन से प्रोजेक्ट का ज़्यादा स्कोप है, सॉफ्टवेयर बेस्ड या अभी आप बहुत सारे नाम ले लेते हैं, स्किल, कौन सा ज़्यादा? देखिए अभी जो लैंग्वेज है वो पाइथन लैंग्वेज जो है काफ़ी इन है। लेकिन ये है कि पाइथन लैंग्वेज में जो जैसे मैं अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि जो डिप्लॉयमेंट होती है सर्वर पे वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो इस वजह से लोग जो है थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेजेस जो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ओपन सोर्स हैं, जो सस्ती हैं, उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जो आगे जो दौर है वो पाइथन लैंग्वेज का दौर है, जो है दुनिया वहाँ पर जा रही है। और एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अगर आप जो है वेबसाइट के हवाले से या सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें, और अगर जो है ग्राफिक के हवाले से बात करते हैं तो ग्राफिक्स के हवाले से जो है आप जो है स्केच 3D डिज़ाइनिंग वगैरह के जो है इसमें काम कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी जो है वर्थ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और बिलाल, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, जो स्पेशली आप लोग को देख के सीखते हैं और आप उनके लिए मोटिवेशन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कुछ भी हो ना, आपने अगर किसी जगह किसी मकाम तक पहुँचना है तो आप स्टार्ट करें आज से। ठीक है, आप ये ना सोचें कि नहीं मुझे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बड़ा बनना है और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मेरा अपना ऑफिस हो जाए और इस तरह हो जाए। नहीं, आप स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करेंगे, चाहे कम से स्टार्ट करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली यू विल ग्रो अप। सही सही, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, मोइज़ आपका, दोनों आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह तरक्की करती रहें। और इमरान खान का नो डाउट एक अच्छा इकदाम है, IT सेक्टर इससे ग्रो करेगा। स्पेशली जो फ्रीलांसर हैं, जो न्यू अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो तरक्की करेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में, और बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वो मौजूद है हमारे साथ। दूध की जो फ़ी लीटर कीमत है उसमें 10 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। क्या आवाम का रद्द अमल है, दुकानदारों का क्या कहना है? जी वसीम, बताइएगा क्या रद्द अमल है आवाम का? जी, दूध की कीमतों के हवाले से बात करें, जो डेयरी फार्मर्स की दो बड़ी तंजीमें, उनकी जानिब से दूध की कीमतों में तनाज़े का सिलसिला भी जारी, लेकिन दोनों धड़ों ने जो है वो अपने अपने तौर पे दूध की कीमतों में इजाफा किया है। जो हाजी अख्तर की जो तंजीम है, उनकी जानिब से दूध की कीमतों में रिटेल की सतह पर 10 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी डेयरी से जो आने वाला दूध है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। इसी तरीके से अगर बात करें शाकिर उमर गुज्जर की जो एसोसिएशन है, उन्होंने जो है वो दूध की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा किया है। इनकी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिटेल की सतह पर जो दूध है वो 160 रुपये में पहुँच गया है। और अगर फ़ीमन की बात करें तो शाकिर उमर गुज्जर की जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से जो फ़ीमन दूध है वो 620 रुपये तक महंगा किया गया है, जबकि हाजी अख्तर की जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से दूध की कीमतों में जो फ़ीमन है उसमें तकरीबन 320 रुपये फ़ी किलो तक का 320 रुपये फ़ीमन का इजाफा किया गया है। ताहम सरकारी कीमतों की बात करें तो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कहीं पर भी नज़र नहीं आता। 8 दिसंबर को कमिश्नर हाउस में कमिश्नर कराची ने जो है वो दूध की कीमतों की जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की थी, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध जो है वो तकरीबन 150 रुपये से लेकर 160 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अल्टीमेटली तमाम तर बोझ जो है वो आवाम पर आ रहे हैं, क्योंकि महंगा दूध जो है वो ख़रीदने से आवाम कासिर हैं, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि जो महंगाई की इस वक्त लहर है उसकी वजह से उनका जो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ताहम अब जो है वो डेयरी फार्मर्स ने आवाम पर महंगाई का बम गिराया और दूध की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो 150 रुपये से लेकर 160 रुपये तक फ़ी किलो तक दूध जो है फ़रोख्त हो रहा है। ताहम अगर हम सरकारी कीमतों पर आमद दरामद की बात करें तो सरकारी कीमतों पर आमद दरामद कहीं पे भी नज़र नहीं आता, और ना ही जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो डेयरी फार्मर्स के ख़िलाफ़ या फिर वो मुनाफाखोर जो कि इजाफी कीमतों पर दूध बेच रहे हैं और सरकारी कीमतों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। शहरियों को कहना है कि हुकूमत को चाहिए या फिर ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इजाफी या फिर सरकारी कीमतों के बरक्स जो मनमानी कीमतों पर दूध की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है उसको रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपडेट कर रहे
रहे थे। दूध की कीमत जैसे कि 150 उन्होंने बताया 150 से 160 रुपये फ़ी लीटर भी आज दूध मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। सारा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ रहा है। मनमानी कीमत पे जो डेयरी फार्मर्स वाले हैं वो मनमानी रेट्स पर दूध फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि सरकारी नर्ख की बात की जाए तो वो 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से, लेकिन अफसोस के बाद कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की जानिब, जहां हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट करेंसी रेट्स आज क्या चल रहे हैं। जी, ये तो था माल का हाल। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।